नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बड़ी बहस मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश में इन दिनों मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की दलों के रणनीतिकार चुनावी रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के लिए जहां पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ अलग अलग संभाग का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए सरकार, संगठन और आरएसएस तीनों एक्शन में हैं। उज्जैन में संघ प्रमुख की मौजूदगी में 4 दिनों तक कई मालवा प्रांत की बैठक के बाद अब भोपाल में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है। खास बात यह है कि इसमें प्रदेश के 5 केंद्रीय मंत्रियों को भी शामिल होने के लिए बुलाया गया है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की यह बैठक अहम मानी जा रही है। तो क्या है बैठक का एजेंडा? क्या इसके जरिए बीजेपी मिशन 2023 के लिए अपना ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश करेगी? 2023 की तैयारियों के मद्देनजर भोपाल में आयोजित बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान मंत्रियों को पिछली बैठक में दिए टास्क की समीक्षा की जाएगी, तो वही मंत्रियों से नए लक्ष्य को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सरकार से संगठन की अपेक्षाओं पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इन बैठकों के जरिए हो आने वाले चुनाव में मंत्रियों और विधायकों, सांसदों के टिकट का भी आधार बनेगा। हालांकि कांग्रेस ऐसे बैठकों को जनता को गुमराह करने वाला कदम बता रही है। 2023 में बीजेपी का चुनावी एजेंडा क्या होगा, ये भोपाल में 2 दिवसीय बैठक में तय हो सकता है। इसके अलावा बूथ विस्तारक योजना और समर्पण निधि पर भी चर्चा संभव है। तो मिशन 2023 का अब क्या है एजेंडा, कैसे होगी तैयारी और कौन होगा पास, कौन होगा फेल, इस पर आज चर्चा करेंगे। ये पार्टी भाजपा जो है कार्यकर्ताओं के परिश्रम और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कुछ समर्पण आता है उसी आधार पे हमारा ये दल चलता है। ये बैठकों के माध्यम से वर्ष भर की कार्य योजना के साथ में पूज्य कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष में समापन पे उनके बताए हुए जो आदर्श हैं, उनका जो कृतित्व और व्यक्तित्व है, उस पर चिंतन मंथन और उनके द्वारा बताए हुए जो आदर्श है, सिद्धांत है, उसके आधार पर आगे हमारे दल की गति होगी। क्या है, लगातार अभी बूथ स्तर पे हमारा काम चल रहा है और व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ने का एक क्रम चल रहा है। हमारा दल जो है कार्यकर्ता आधारित दल है, कार्यकर्ता ही हमारे दल की ताकत है। तो अभी व्यक्ति सह गतिविधियां बूथ से लेकर और बूथ समितियों के माध्यम से नीचे तक गतिविधियां इन दिनों चल रही है। पार्टी में एक गुट मोर्चा खोल चुका है कि इतने समर्थकों को इतने पद दे दिया आपने, लेकिन समर्पण निधि में कोई समर्पण नहीं। इसलिए आज बैठक बुलाई गई, सिंधिया जी को बुलाया गया, दिल्ली से प्रदेश के जिम्मेदार पदाधिकारियों को भी बुलाया गया और आज एक आवश्यक दिशा निर्देश देके टारगेट सेट कर दिया जाएगा, उनका लक्ष्य बता दिया जाएगा और उनको आज से काम में जुटा दिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी को बचा क्या है, बंद कमरा बैठ के ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी मैदान में जा नहीं सकती। मैदान में किसान आक्रोशित है, खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, फसल बीमा का लाभ नहीं मिला, कर्मचारी नाराज है, डीए वेतन वृद्धि को लेकर नाराज है, ओबीसी वर्ग नाराज है, आदिवासी वर्ग नाराज है। इसलिए बंद कमरा मीटिंग करके कार्यक्रम कर लेते हैं और बता देते हैं कि बहुत बड़ा मंथन कर रहे हैं। मंथन तो हो चुका है, भाजपा के खाते में 20 आने और 2023 में जनता तय कर चुकी कि सारा अमृत कांग्रेस का कमलनाथ जी के खाते में डालेगी। तो मिशन 2023 की तैयारी में आखिर कौन है आगे और कौन है पीछे, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गीतधीर जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, योगेश गुप्ता जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गीतधीर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं सर? बैठकें हो रही हैं, डर है क्या? नहीं, ऐसा किसी भी प्रकार का डर नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जो है बैठकों का एक निरंतर दौड़ चलाती रहती है। उसी के अंतर्गत वैसे भी अभी इस वर्ष जो है हमारा कुशाभाऊ ठाकरे जी, जो हमारे संगठन शिल्पियों के ऊपर हमने जन शताब्दी वर्ष को तय किया है और जन शताब्दी वर्ष के अंतर्गत हमने साल भर के कार्यक्रम पहले से ही तय कर दिए। ये भी पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम जो है, हमारे बूथ विस्तारक योजना जो हमारी चली है उसके अंतर्गत बैठकें हुई है। तो उसमें आजीवन सहयोग निधि और आगामी जो हमारे कार्यक्रम है, इनको ध्यान में रखते हुए बैठकों की समीक्षा भी हुई है और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो ऊर्जा दिखाई है अभी वर्तमान में, उसको ध्यान में रखते हुए बैठकों का दौर निरंतर रहता है। बीजेपी की जहां तक घबराने की बात है, तो ये इंदिरा गांधी के इमरजेंसी से नहीं घबराई थी। हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो राष्ट्रवादी ग्रुप थे, भारतीय जनसंघ के और फिर भारतीय जनता पार्टी के, तो ये
कांग्रेस के 2023 का प्रोपोगेंडा क्रिएट करने का। जनरली अगर आप देखें तो कांग्रेस हमेशा ऐसा करती रहती है, प्रोपोगेंडा क्रिएट करती है, क्योंकि इन्होंने गरीब को अमीर से, अमीर को गरीब से, एक प्रदेश वाले को दूसरे प्रदेश वाले से और दूसरे प्रदेश वाले को पहले प्रदेश वाले से लड़वाने का ही कार्य किया। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं इस प्रकार की गतिविधियां खुद करते हैं और 3 बार तो माननीय न्यायालय में माफी मांग चुके हैं। देखिए, एक बार तो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर माफी मांगी, एक बार इन्होंने जो है गांधी जी के ऊपर कह दिया कि आरएसएस का हाथ है उसके वध में, और इस प्रकार की कई बार जो है कांग्रेस प्रोपोगेंडा क्रिएट करती है। जबकि बैठकें जो है हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता ने जो अभी ऊर्जा दिखाई है, नए लोग जो हमारे जुड़े हैं, हमारी जो योजना है भारतीय जनता पार्टी की, जहां जहां सरकारें हैं, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार है, तो जो सरकार की योजना है वो हितग्राहियों तक के पहुंच रही है कि नहीं, इस प्रकार की कई समीक्षा है जो है उस बैठक में हुई, इसलिए उसको समीक्षा बैठक का हमने नाम दिया है, जो निरंतर एक प्रक्रिया का रूप है हमारा और निरंतर होती रहती है। जबकि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल ये लोग तब एक्टिव होते हैं जब चुनाव आते हैं, तो इनका दृष्टिकोण और जो इनका नजरिया है वो चुनाव के ऊपर ही एक तरफ केंद्र होकर रह गया है। अच्छा, कांग्रेस तभी एक्टिव होती है जब चुनाव नजदीक होते हैं। ठीक है योगेश जी देखिए, अभी गीत दिरजी ने कई आरोप लगा दिए और उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया, जब भी भाजपा पर उंगली उठती है तो कहने के कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए इमरजेंसी का जिक्र होता है, 84 दंगों का जिक्र होता है, जेपी आंदोलन का जिक्र होता है, जिससे कहने के कांग्रेस कमजोर हुई। लेकिन योगेश जी, जब भी बीजेपी कोई बैठक करते तो ये आरोप क्यों लगते हैं कि जनता को बेवकूफ बनाई जा रही है? आप ये भी कह सकते हैं ना कि ठीक है बैठक कर रही है, जनता को भरोसा है जिस पर, जब चुनाव नजदीक होंगे तो देख लिया जाएगा। देखिए सचिन जी, आपने कुछ बातें अपनी तरफ से मिलाकर गीत जी के बयान को कंप्लीट किया है। गोधरा कांड की भी चर्चा होती है और बाबरी मस्जिद कांड की भी चर्चा होती है और भी कई प्रकार के दंगाइयों के बारे में भी चर्चाएं होती हैं। माफी नामे के ऊपर इन्होंने सवालिया निशान उठाया। इनके तथाकथित सावरकर से लेके स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवारी और कैलाश जोशी जी जैसे कई दिग्गजों ने कांग्रेस के कई नेताओं से सार्वजनिक रूप से और माननीय उच्चतम न्यायालय में माफीनामा लिखित में दिया है। उमाश्री भारती ने दिया। अभी हाल ही में वीडी शर्मा जी ने, विवेक थनका जी ने जब नोटिस जारी किया था तो उन्होंने भी माफीनामा एक अपना प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार माफी मांगने वाले लोग स्वयं की कथनी और चाल चरित्र को कांग्रेस के नाम से प्रचारित करने का प्रयास धीर जी कर रहे हैं। जो ये वर्ग संघर्ष और आपसी फूट और समाज को बांटो राज करो वाली पॉलिटिक्स करते हैं, उसका आरोप ये कांग्रेस पे लगा रहे हैं। रही बात इनकी समर्पण निधि और सहयोग निधि के नाम पर जो लूट मचाने वाली है भारतीय जनता पार्टी, आज से कुछ दिन पहले 100 करोड़ का टारगेट लक्ष्य किया था, अभी 150 करोड़ का कर दिया है। आगामी मिशन 2023, उसके बाद 2024, तत्पश्चात ये जो भ्रष्टाचार धन बल बाहुबल से इकट्ठा करेंगे, फिर विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिराएंगे और बनाएंगे। ये उनका एकमात्र मकसद है। इनका जनता के सरोकार से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। सबका नाश, भारत की अर्थव्यवस्था का सर्वनाश करने वाले मोदी जी और अमित शाह जी का एकमात्र लक्ष्य है स्वयं का विकास, पार्टी का विकास, पार्टी कार्यकर्ताओं का विकास और हमारे पदाधिकारियों का विकास। जनता गई भाड़ में, युवा गए तेल लेने, पकोड़े तले, किसान मर रहा है, मरने दो। ठीक है धीर जी देखिए, कांग्रेस भी पीछे नहीं हटती है, कांग्रेस भी पीछे नहीं हटती है। अगर आरोपों के बाण आपकी तरफ से छोड़े जाते हैं तो उधर से भी ये आरोप लगते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अगर हम बात करें तो मैं डिबेट कर रहा था, चर्चा कर रहा था, तो नर्मदा एक्सप्रेसवे को लेकर बात हुई। उस वक्त भी इस बात पर जोर दिया गया, शायद योगेश जी बैठे हुए थे उस दिन, उन्होंने कहा कि आसपास के इलाके में भाजपा के कुछ बड़े नेता हैं जो जमीन खरीद रहे हैं औने पौने दामों में, और उसके बाद जब वो हाईवे बनेगा, जब एक्सप्रेसवे बनेगा तो उसे अधिक दामों में बेच दिया जाएगा, यानी कि करप्शन बढ़ेगा। इसके अलावा जब तो जो आप इवेंट्स करते हैं उसमें पैसे खर्च होते हैं, ये कहते हैं कि वो पैसे अगर जनता के हित में इस्तेमाल होंगे तो प्रदेश का विकास होगा। देखिए सचिन जी, भ्रष्टाचार का सरोकार भारतीय जनता पार्टी से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमेशा से जुड़ा रहा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा में रिश्वत लेते हुए पकड़ाए भूतपूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी, और भ्रष्टाचार के कई आरोप इनके राष्ट्रीय पूर्व उपाध्यक्ष प्रभात झा जी ने लगाए। जमीन भूमाफियाओं को लेकर, शराब माफियाओं को लेकर, नर्सिंग माफियाओं को लेकर आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से कई प्रकरण पिछले कई सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चाल चरित्र को उजागर करते हैं, हमारी बात को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, जनता ने खनन माफिया आपकी सरकार में पनपे,
ठीक है सर, नकल माफिया आपकी सरकार में पनपे, तमाम एक आरोपों की फहरिस्त जो है कांग्रेस के पास है। देखिए, कांग्रेस का और नेहरू परिवार का तो काम ही है तन मन धन से देश को तोड़ना। इन्होंने कभी भी देश को जोड़ने की बात नहीं करी, जहां की भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा। लेकिन वो तो कहते हैं सर, वो तो कहते हैं कि 70 साल तक हमने इस देश को जोड़ कर रखा है। देखिए, मैं आपको बहुत एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इसरो के ऊपर इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के पूरा नेहरू परिवार मजाक उड़ाता था, माकूल उड़ाता था। और इसरो बनाया किसने था? इसरो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, कांग्रेस शासित सरकारों ने बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भारत को एक बहुत बड़ी देन थी। इसरो लेके बीएसएल तक का। ठीक है योगेश जी, वो उनकी आवाज नहीं आ रही है। योगेश जी एक मिनट, आप बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आएगी, उनको बोल देने दीजिए। ठीक है दिल जी बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए क्या है कि कांग्रेस के साथ में यही बहुत बड़ी परेशानी है। जहां नेहरू गांधी परिवार की चाटुकारिता की बात आ जाए, तुरंत नेता आ जाते हैं। बात सुनिए, मैं संयम से आपकी बात करता हूँ। देखिए, इन्होंने अगर 4 फीट की, मैं बोल रहा था कि दीवार उठाई और अगर हम उसको पूरा डैम बना रहे थे तो बोलते हैं साहब हमें कॉपी कर रहे हैं। जबकि कॉपी के लिए भी, नकल के लिए भी यानी कि अकल चाहिए होती है। और देश का अगर विस्तार किसी में हो रहा है, विकास किसी में हो रहा है, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। देखिए, आज रशिया के कितने बड़े बड़े अधिकारी बोल रहे हैं के सबसे प्रमाणित रखने वाले नेता माननीय नरेंद्र मोदी, तो इनको कम से कम विश्वास रखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का कम से कम जो है साथ देना चाहिए। यहाँ पर जब देश बढ़ रहा है तब भी ये परिवार की चाटुकारिता में लगे हुए हैं और अभी भी इनको समीक्षा बैठकों से दिक्कत है। ये समस्या नहीं है इनके लिए कि हम अपनी पार्टी कैसे बेहतर चलाएं। अब जब इनके प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाले हैं तो अपने कमलनाथ को और दिग्विजय सिंह को इकट्ठा कर नहीं पा रहे, फिर भी इधर उधर भाग रहे हैं। और जहां तक की बात हमारी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की होती है, भारतीय जनता पार्टी सदैव एकजुटता के साथ चलती है, सदैव जो है एकता के साथ में अपना कार्य करती है जनता के हित में, अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ना इनमें एकजुटता है, ना इनकी बैठक। लेकिन धीर साहब, लेकिन ठीक है धीर जी देखिए, कांग्रेस हमेशा ये तर्क देती है, आपने कहा कि हमने प्रदेश के विकास के लिए तमाम योजनाएं लाई, हमने एम्स बनवाए, हमने आईआईटी बनवाई, लेकिन कांग्रेस हमेशा से इस बात पर तर्क देती है कि आखिर एम्स की शुरुआत जो है वो कांग्रेस ने की, आईआईटी की शुरुआत कांग्रेस ने की, तो फिर आपने क्या किया? हम तो मान रहे हैं ये लोग 4 एम्स बनवा के गए थे, हमने 16 एम्स बनवाए। 70 साल में 4 बनवा पाए, हमने 16 बनवा दिए। और उसके अलावा एयरपोर्ट कितने थे इंटरनेशनल, आज देखिए कितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई। तो ये विकास जो है ये भी करें। जवाब ले लीजिए साहब। बिल्कुल आ रहा हूं सर, आ रहा हूं योगेश जी। के पौधे लगाए, हमने बराबर का दिया। इनको किसने रोका था पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए? ये तो सिर्फ इल्जाम लगाते हैं। यही चीज बोल रहा हूँ कि इनको सिर्फ कॉपी करने में भी जो है वो अकल का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि इनका एक ही काम है, केवल और केवल विरोध करते चलो। ठीक है योगेश जी, ठीक है धीर जी, वो शिकायत कर रहे हैं कि मैं उन्हें समय नहीं दे रहा हूं। ठीक है योगेश जी, आपके पास समय है। देखिए, आरोप लग रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं, काम आपने कुछ नहीं किया। शुरुआत की, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ घपला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, विकास नहीं हुआ कुछ भी। देखिए सचिन जी, नकल से डिग्री नकली हासिल करने वाले लोग 12वीं से इंटरमीडिएट कराते हैं और लैपटॉप बांटने की बात अपनी आम सभाओं में करते हैं। तो ऐसी अकल से भगवान तौबा करे। भारतीय जनता पार्टी शायद ये भूल चुकी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार पर ये आरोप तो लगाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मर्द थे जिन्होंने न केवल अपने परिवार को बखूबी संभाला, बल्कि पूरे देश को आधुनिकता की ओर, आधुनिक भारत के नवनिर्माण में अपना सश्रम योगदान दिया। उस नामर्द की तरह नहीं जो अपनी ब्याहता धर्म पत्नी निर्दोष को छोड़कर भाग गया और अपने परिवार। योगेश जी, शब्दों की गरिमा उम्मीद करता हूं मैं आपसे, इतने वरिष्ठ हैं आप। परिवार के ऊपर निशाना लगा रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया आदरणीय सचिन जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप मेरे बयान को ठीक है। लेकिन आज परिवारवाद के ऊपर वोट मांगे जा रहे हैं, तो इस बात का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है कि जिनकी हैसियत नहीं है परिवार को आगे बढ़ाने की, वो आज परिवारवाद पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। जिन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा, आज वो परिवारवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन मोदी जी क्या तो रहे हैं, मोदी जी क्या तो रहे हैं कि हम परिवार वाले नहीं है, लेकिन परिवार वालों का दुख समझते हैं, अपना देश नहीं। ठीक है योगेश जी, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा है कि हम परिवार वाले नहीं है, लेकिन हम परिवार वालों की समस्या को समझते हैं।
अरे मोदी जी ने तो देखिए, मैंने उनका नाम नहीं लिया था, आपने उनका नाम का उल्लेख किया। मोदी जी ने तो अपने परिवार के प्रति अपनी नैतिक दायित्वों की पूर्ति ही नहीं करी। एक नामर्द की भांति परिवार छोड़कर भाग खड़े हुए। तो ये व्यक्तिगत नहीं करिए आप। नेहरू का नाम लो, वो व्यक्तिगत नहीं है। मोदी का नाम आए तो व्यक्तिगत हो गया। ये दोहरा चाल चरित्र और दोगलापन छोड़िए। जब परिवारवाद की बात करेंगे तो सवालिया निशान उठेंगे। ठीक है, सवालिया निशान उठेंगे। ठीक है अगर योगेश जी, ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है धीर साहब, आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बात करो। ठीक है, अगर सब्जेक्ट पे बात करोगे तो बेहतर डिबेट होगा। ठीक है, मेरा निवेदन ये है सचिन जी, मेरा निवेदन ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपने अथक प्रयासों से 70 सालों में कमाकर माननीय मोदी जी को सत्ता हस्तांतरित करी थी, आज उसको एक नालायक बेटे की भांति एक एक करके उन धरोहरों को बेचा जा रहा है। और सिर्फ जुमले, किस्से, कहानी, मनगढ़ंत बातों के आधार पर 5 राज्यों में वोट मांगे जा रहे हैं। निश्चित रूप से 10 मार्च को जनता इनको बहुत ही कड़ा सबक सिखाने वाली है। ठीक है धीर जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी वैसे भी 3 राज्यों में रह गई है, देश में सिमट कर। पंजाब, अबे आपके पास 3 मिनट बचेंगे अभी आगे आते। ठीक है योगेश जी, अब मत बोलिए, अब उनकी बात सुन लीजिए। बोलिए धीर जी, जल्दी से। कांग्रेस पार्टी खत्म कर रही है। हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस कहीं दिखी नहीं रही। अभी भी इनको इस बात की चिंता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में और बाकी जो 5 राज्यों में जो चुनाव है, यानी कि गोवा में, बाकी सब उत्तराखंड में, इनको वहां की चिंता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। इनकी पारंपरिक सीट जिसको ये अमेठी से बोलते थे, इनके खुद जो प्रधानमंत्री है इनकी पार्टी से आते, राजीव गांधी इनकी पारंपरिक सीट मानते थे। जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि स्मृति ईरानी जी के आने के बाद में वहां पर जनता के बीच में जब कार्य हुआ, तो आज वहां पर प्रियंका वाड्रा का घुसना दुश्मन हो गया है। तो ये इनको समझना चाहिए कि बैठकों का दौर ये भी चलाएं, निरंतर कार्य करें। और जिस प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते, किसको नहीं मालूम कि पूर्व अध्यक्ष कहां से आती, क्या करती थी, लेकिन हम कभी मर्यादा जानते नहीं है। लेकिन इनको इस बात का ध्यान नहीं है कि जनता के लिए हमने क्या कार्य किया है। हमने ठीक है, देखिए आपने खुद किया। ठीक है सर, आपने खुद कहा कि जनता के हित में आपने क्या काम किया है। लेकिन सर देखिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली की परेशानी है, पानी की समस्या है। अगर इतनी सारी परेशानियां हैं तो क्या हमें इस मुद्दे को छोड़ करके जाति धर्म की राजनीति करनी चाहिए? कांग्रेस हमेशा ये कहती आई है कि आप मुद्दों को दरकिनार करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, देखिए, बिजली, सड़क और पानी, ये कांग्रेस के जमाने में मिस्टर बंटाधार के नाम से पूर्व मुख्यमंत्री को बोला करते थे जनता। हम नहीं बोल रहे, हम तो आदर करते हैं दिग्विजय सिंह का, लेकिन जनता जो है दिग्विजय सिंह को बंटाधार बोलती थी। हमारे यहाँ आज के 2 बंटाधार हैं, प्रदेश के बंटाधार शिवराज और देश के बंटाधार नरेंद्र मोदी। निशान मिटा दिया है हमने। ये समस्या के बंटाधार शिवराज और देश के बंटाधार नरेंद्र मोदी जो है एक बिल्कुल 2 बंटाधार है। देखें, हाईवे एक से दूसरे की कनेक्टिविटी देखें, हमने लाखों किलोमीटर की सड़कें बना दी। आज भी देखिए, नितिन गडकरी जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है, और मध्य प्रदेश को ये सौगातें नहीं, पूरे देश को ये सौगातें मिली है। तो जहां तक के इनको कार्य देखना है तो ये कभी बाहर निकले, लेकिन इनके दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तो कभी हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते और कभी गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते। कौन नहीं जानता है इनके कहना में, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं जवाब ले लीजिए। ठीक है योगेश जी, ठीक है धीर साहब। योगेश जी, 23 का चुनाव नजदीक है, समय बहुत कम है, भाजपा तैयारी कर रही है। कांग्रेस के लिए मुद्दे क्या होंगे सर? कांग्रेस के लिए मुद्दे होंगे युवाओं को रोजगार, किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य और बढ़ते हुए महिला अत्याचारों पर नियंत्रण, भू माफिया, शराब माफिया और नर्सिंग माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और जनता के बीच में एक विश्वास का माहौल पैदा करना। जिस प्रकार एक अनेकता में एकता हमारे देश की धरोहर है, उसको संजोए रखना, ये कांग्रेस की मुख्य प्राथमिकता है। इनके आधार पर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता हमें पुनः जनादेश देगी। आज मोदी जी रोजगार की बात नहीं करते, काले धन की बात नहीं करते, महिला सुरक्षा पर बात नहीं करते हैं, किसानों के समर्थन मूल्य पर बात नहीं करते हैं, लेकिन इधर उधर की किस्से कहानियां गढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बंटाधार नंबर 1 शिवराज सिंह चौहान, देश में बंटाधार नंबर 2 नरेंद्र मोदी जी। तो इन 2 बंटाधारों से प्रदेश और देश की जनता शीघ्र अतिशीघ्र 2023 और 24 में मुक्ति चाहती है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी केंद्र में और प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी जनता के आशीर्वाद से। धीर साहब तैयार है फिर
आपने सुन लिया मुद्दे क्या होने वाले हैं। कांग्रेस इस बार बड़ी मुखरता से भाजपा को घेरने की कोशिश में है, तैयार हैं आप? देखिए, कांग्रेस का काम केवल और केवल ढोंग करना है और सिर्फ जनता को बरगलाना है। अरे ढोंगी और योगी तो सब भारतीय जनता पार्टी में, ढोंगी भी भारतीय जनता पार्टी में, योगी भी भारतीय जनता पार्टी में। के दौर में आ चुके हैं। ढोंगी योगियों की राजनीति का पटाक्षेप का समय आ गया है। योगेश जी आप बोले सकारात्मक कार्य किया है ना, इन्होंने स्वयं कोई कार्य ऐसा दिखाया है। अभी भी बात जो है राष्ट्रवादी विचारों की करें तो समझ में आती है, लेकिन किसी भी बात से ये बात जो है राष्ट्रवादी तो करते नहीं है, बल्कि जनता में फूट डालने की बातें कर रहे हैं। राष्ट्रवादी हेमंत करकरे को गद्दार बताने वाली प्रज्ञा ठाकुर जैसी आपके यहाँ सांसद शहीद हेमंत करकरे की शहादत को सवाल ये निशान होता है। क्या इसको राष्ट्रवाद कहते हैं? क्या इसको राष्ट्रवाद कहेंगे आप? राष्ट्रवाद के नाम पर पुलवामा अटैक में 40 नौजवानों की हत्या कराने सरकार। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गिरधीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, योगेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दे बेरोजगारी, मुद्दे अस्पताल की व्यवस्था, मुद्दे क्या आखिर सड़कें किस तरीके से होंगी और शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से होगी। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मुद्दे अहम होंगे और मुद्दों पर काम किया जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि उन तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज को बुलंद करे। एक ब्रेक।